अपने स्तर पर पंचायत के स्तर पर गांव में एक कचरा गाड़ी लगा रखी है। तो सुबह वो पूरे गांव में घूमती है, कचरा कचरा उठाती है, घर घर जाती है, आवाज लगाती है और कचरा अलग जगह, अलग मतलब जहाँ पे खाली जगह पे के आती है। इससे गाँव को काफी फायदा मिल रहा है। अब उसमें भी क्या बताऊँ आपको मैं, 6,000 रुपये हम ग्राम पंचायत के द्वारा द्वारा उसको देते हैं, उसमें से 3,000 रुपये मैं अपने जेब से देता हूँ, मैं अपने घर से देता हूँ। 9,000 रुपये में वो गाड़ी लगा रखी। और इसके अलावा कई लोग, वो गांव वाले भी हमारे कई सतर्क है, कई जागरूक है, कई महिलाएं जागरूक है, उनको 10, 20, 50 रुपये उसको ऐसे भी देती थी। तो मैं सफाई को लेकर ये कहना चाहता हूँ, सरकार की जो सुविधाएं नगर पालिका में, नगर निगम में होती है, वो सुविधाएं अगर बड़ा कोई गाँव हो, कस्बा हो, तो उसमें भी ये सुविधाएं चालू होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हम आज जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बगरू के पास में साकूण ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजकुमार सैनी जी के साथ खड़े हैं। राजकुमार सैनी जी का परिचय हम आपको करवाएं। हिंदी लिटरेचर में एमए है और इसके बावजूद ये अपने गांव का विकास कर रहे हैं। और विकास ही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने काफी जमीन गांव के अलग अलग विकास के लिए दान भी किया है। इसके अलावा भी सहयोग चलता रहता है। राजू जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एमए कर चुके हैं, नौकरी में जाने के बजाय आप राजनीति में आए हैं, क्या कारण? देखिए, मैंने एम थोड़ा जोर से। ए सन 2002 में किया था। उस टाइम में वैकेंसियाँ कम निकलती थी, भर्तियाँ कम निकलती थी, और पारिवारिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। तो परिवार को संभालने के लिए इतनी कंपटीशन की तैयारी भी नहीं करनी पड़, मतलब नहीं होती थी। तो इस वजह से थोड़ा पीछे रह गए और नौकरी की कोशिश ही नहीं की, नौकरी नहीं मिली। उसके बाद आप लगातार काम कर रहे हैं, सरपंच के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या अनुभव आपका रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा अनुभव है। जनता की सेवा करने से बड़ा आनंद मिलता है। और कोई काम करते हैं, इससे जनता अगर उसको फायदा मिलता है तो मनी में खुशी मिलती है। कोशिश ये रहती है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके फायदा में उनको दिलाएं। वो यही कोशिश रहती है। तो इससे सरपंच बनने से थोड़ा अच्छा लगता है, लोगों का सेवा करने में बढ़िया लगता है। आप युवा हैं और लगातार काम कर रहे हैं, कभी सोचा कि विधायक भी बन जाऊं तो अच्छा रहेगा? नहीं नहीं, इतनी बड़ी सोच तो अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन यही है कि जिस प्रकार जनता ने सेवा का मौका दिया हमारे गांव वालों ने, तो कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके, मेरा जितना हो समय, जितना प्रतिशत हो मैं दे सकूं। 100% वो दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि 50, 60, 70 जितना भी हो और दे सकूं। जैसे सरपंच चुनाव होने के बाद में काफ़ी दिक्कतें भी मिली थी। कोरोना आ गया था, और कोरोना की वजह से साल 1.5 साल खराब भी हो गए थे। पूरा टाइम भी नहीं मिल पाया, कई योजनाएं भी बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी हमने हमारे कार्यकारिणी, पंचायत कार्यकारिणी के सहयोग से, गाँव के युवाओं के सहयोग से काफी विकास कार्य करने की कोशिश की, और वो अभी जारी है। विकास कार्य जारी है। क्या कभी विधायक से कोई पंचायत को लेकर या पंचायत के विकास कार्य को लेकर कभी खींचातान हुई, और उस खींचातान हुई है तो उसको कैसे अवसर को उसको खत्म किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई विधायक से कभी खिंचातान नहीं हुई। पिछले विधायक जो हमारे नगर साहब थे, उन्होंने भी हमें ग्राम पंचायत को अच्छा कोऑपरेट किया, सरपंच को भी अच्छा कोऑपरेट किया। वर्तमान जो विधायक जी हमारे टी.सी.एम साहब है, प्रेमचंद जी, वो भी हमें अच्छा समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लगता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए या केंद्रीकरण होना चाहिए? अगर विकेंद्रीकरण होना चाहिए तो किस रूप में होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से केंद्रीकरण होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र में सबसे नीचे खड़ी होती है सरपंच, और गांव से जुड़ा हुआ होता है, गांव की समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है। हमें पढ़ाया गया था कि साकुन की 70% जनसंख्या, देश की 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो हमें ज़्यादा इनको, गांव को, देश को विकसित करने के लिए गांव पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिससे उस वहाँ की जो राजतंत्र की जो बड़ी है, सरपंच और वार्ड पंच, उनको ज़्यादा अगर उनको अधिकार मिले, पावर मिले, तो वो देश को, गाँवों को विकास में आगे ले जाने में सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो सहयोग कर सकते हैं।
क्या लगता है कभी अगर कोई शाला में जाते होंगे या कोई टीचर नहीं आता होगा या डिस्पेंसरी में कोई कंपाउंडर नहीं आता होगा और आप जाते होंगे और आपके पास कोई अधिकार नहीं है तो क्या महसूस होता है? बहुत दुख महसूस होता है और खुद को कमजोर भी महसूस करते हैं, ले हम जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी जाते हैं, और डिपार्टमेंट जितनी भी है, चाहे पशु चिकित्सालय हो, आरएमडी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सा विभाग हो, हम जाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, लेकिन केवल हम उनको कह सकते हैं, बोल सकते हैं, और खुद कोई रिकमार नहीं कर सकते, खुद हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते उन पे। हमें इसके लिए अगर कुछ करना है, उनको पाबंद कुछ करना है, तो हमें एसडीएम साहब को बोलना पड़ता है, हमें कलेक्टर साहब को बोलना पड़ता है, या हमारे विधायक महोदय को बोलना पड़ता है। तो थोड़ा इसमें ये ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर सरकार से हमें मुझे अनुरोध है, हमें अनुरोध करते हैं, सरपंच संघ की ओर से मैं भी अनुरोध करता हूँ कि इतना तो अधिकार होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के अधीन जो संस्थाएं आती है उनकी देख रेख करने में, और अगर वो समय पर कार्य नहीं करते हैं, समय पर नहीं आते हैं, गाँव को अगर सेवा नहीं देते हैं, तो सरपंच को ये अधिकार होना चाहिए कि उनको रिकॉर्ड करें, पाबंद करें। ये बीमार करने का अधिकार होना चाहिए। अगर स्कूल में टीचर्स नहीं आते हैं या डिस्पेंसरी में कंपाउंडर नहीं आते, स्कूल यानी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और पंचायती राज मंत्रालय दोनों ही एक ही महान व्यक्ति के पास है, मदन दिलावर के पास। तो क्या आप आने वाले समय में सरपंच संघ के नेतृत्व में या आप अपने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में मंत्री से बात करना चाहेंगे? मंत्री जी हमारे परिचित है, ग्राम पंचायत शाखों से भी परिचित है, और उनको मैं पर्सनली, वो मुझे भी जानते हैं, मेरे भाई छोटे भाई को भी जानते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से, हमारी जो अभी पंचायत राज मंत्री है, उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप सरपंच संघ को लेकर जो भी समस्याएं चल रही है, कई बार धरना प्रदर्शन भी होता है, कई बार ये भी होती है, कई बार हम भी उसमें भाग लेते हैं, हम पंचायत में ताला लगा देते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष के साथ लगते हैं। तो मैं माननीय मंत्री मोदी से ही निवेदन करूंगा कि अगर आपको, आप पंचायत राज मंत्री हैं, तो पंचायत को अगर सदस्य मजबूत बनाना है, तो सरपंच को आप विशेष महत्व दें, और उनके अधिकार में बढ़ोतरी करें, उनको इतना तो अधिकार करें कि वो अपने स्वयं विवेक से किसी भी कर्मचारी अधिकारी की संस्था को संभाल सके, उनको पाबंद कर सके, उनको रिमार्क कर सके, ताकि उनमें एक भय और डर और बना रहे, और गांव के विकास में वो सहयोग मिलता रहे। जहां तक ग्रामीण विकास का सवाल है, कई ग्राम पंचायतों में देखा गया है कि घुमंतू समाज के लोग वहां निवास करते हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अभी 7 तारीख को, पिछले महीने 7 तारीख को, 7 फरवरी को माननीय मंत्री महोदय पंचायत राज विभाग मदन दिलावर ने एक आदेश भी दिया था कि घुमंतू समाज को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी ग्राम पंचायत में क्या हालात है? ये आप माननीय मंत्री महोदय की अच्छी सोच है, और मैं इस सोच का समर्थन करता हूँ। मैं भी ग्राम पंचायत की ओर से, मैं आपको एक बात से अवगत करा देता हूँ कि हमारे गांव पंचायत एक ही राजस्व गांव आता है, जिसमें मुख्यतः बावरिया जात के लोग, बंजारा जात के लोग, बेरू के समाज के लोग, और नट, ये जो दो जाति है, ये लोग हमारे निवास करते हैं। और पिछले में हमारे प्रशासन गांव के संग शिविर लगा था 2022-23 में, मैंने 23-24 में मैंने माने जिस टाइम हमारे विधायक महोदय श्रीमान बाबूलाल जी साहब थे, तो मैंने इन जातियों के लिए, समाजों के लिए अलग से करीबन 2.5 बीघा आबादी भूमि कटवाने का प्रस्ताव दिया था, जिससे हर परिवार को 300 गज का में पट्टा देकर उनको एक स्थायी निवास इनका हो जाए। तो मैंने इनके लिए हमारी ग्राम पंचायत की कोशिश रहती है, हमने प्रस्ताव दिया था बाकायदा। और अभी मैं माननीय मंत्री मोदी से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा होता है, तो आप इन स्थायी रूप से निवास करने के लिए ग्राम पंचायत को विशेष आदेश भी पालन करें कि भाई इनको, इनके लिए अलग से भूमि आवंटित, आबादी भूमि आवंटित की जाए, और इनको पट्टा जारी किया जाए, ताकि इनका स्थायी रूप, क्योंकि अब समय परिवर्तन हो गया है। पिछला जो जमाना था, उस टाइम में क्या, एक दो प्रजाति के लोग घूमते फिरते थे और अपना पेट पाल लेते थे। अब समय, अब क्या होता है, जैसे विकास अब लोग गलत हो, उनका जनसंख्या का बढ़ गया है, वो उनके रोजगार के साधन भी कम हो गए हैं, तो ये लोग अपनी पेट अपना पालन पोषण करने के लिए निजी शहरों के, नजदीकी शहरों के पास, शहरों में जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। तो वहाँ पे, इसलिए हमारा यही है, मेरे सोच, तो मेरी पंचायत की ओर से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे समाज के जितने भी लोग चाहे बाहर रह रहे हैं, वो शाकुन से लाइन भी उन्होंने कर लिया है। तो अगर उनका राशन है और उनका आधार कार्ड अगर शाकुन का है, ग्राम पंचायत के तरफ से मैंने 2.5 बीघा का आबादी का प्रस्ताव दिया है, और जिला कलेक्टर महोदय से
से भी निवेदन किया कि इस आबादी भूमि को जल्दी से जल्दी काट दिया जाए, ताकि इनको ग्राम पंचायत के द्वारा निःशुल्क पट्टा आबादी भूमि में पट्टा जारी कर दिया जाए। तो मैं माननीय मंत्री महोदय के इस विचार से इस समर्थन समर्थन करते हैं गांव में, क्योंकि गांव का विकास होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। कहते हैं नींव हर देश के गांव ही हुआ करते हैं। तो गांव में खेलकूद और अन्य प्रकार की क्या क्या सुविधाएं आप एक सरपंच हैं होनी चाहिए? देखिए, पिछली सरकार ने, हमारे जो विधायक महोदय थे बाबूलाल जी नागर साहब, उन्होंने तो ग्राम पंचायत स्तर पर करीबन 50 लाख स्वीकृति दिलवाई थी, खेल मैदान चालू करवाए थे। हमारे ग्राम सेवकों में भी 46 लाख रुपए खेल मैदान पर था, लेकिन अभी तो प्रगति में है। अभी उसमें केवल केवल 5% 10% काम हुआ है। और अपने नरेगा से वो सेक्शन स्वीकृति 5% 10% काम हुआ है, 4 दीवार हुई है। अभी तो रनिंग ट्रैक बाकी है कई, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई तो काम अभी रुके हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो खेल मैदान का जो काम है वो पूर्ण हो जाए। और इसके अलावा एक और भी हमारे गांव के नज़दीक एक खेल मैदान है, जो दूसरे एक बड़ा बास होता है, छोटा बास, उस छोटा बास भी हमारे पास में एक बास है, तो वहाँ भी एक खेल मैदान है। तो वहाँ भी मैंने अभी हमारे जो कि युवा खेल राज्य मंत्री श्री के विश्नोई महोदय जो है, विश्नोई जी है, उनको मैं लेटर पेड पे दे के आया था कि मोदी जी हमारे करीबन 6 बीघा का आप एक खेल मैदान एक अलॉट कराओ, और वहाँ पे 4 दीवारी रनिंग ट्रैक वगैरह स्वीकृत कराओ। मैं के विश्नोई मेरे गाँव के लोगों के साथ जाकर विश्नोई जी को, जो राज्य खेल मंत्री है, उनको ज्ञापन देके आया हूँ। तो उम्मीद है कि वो भी इस बात को गौर करेंगे। तो मैं जहाँ तक आप कह रहे पूछ रहे हो कि खेलों का, तो मैं कहता हूँ कि आज आप इतिहास देख लो, उठा के देख लो कि जहाँ तक बड़े बड़े खिलाड़ी जो हुए हैं, चाहे वो कबड्डी में हो, चाहे वो दौड़ में हो, चाहे वो कुश्ती में हो, वो गाँव के ही क्षेत्र से निकलते हैं। और अगर इन गांव के बच्चों को, युवाओं को अगर ये सुविधाएं गांव में मिल जाए और उनको शहर की तरफ पलायन नहीं करना पड़े, तो मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास है, या मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ कि ये युवा अपना नाम कर सकते हैं, खेल के जगत में नाम रोशन कर सकते हैं, बशर्ते गाँव में सुविधाएं मिल। आपका कहना है गुदड़ी के लाल होते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए गांव में सुविधाएं देना जरूरी है। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि ये बदलाव आए तो सरपंचों को भी भला होगा और गांवों का विकास भी अच्छा होगा? देखिए, मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर देश को मजबूत बनाना है तो गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा। गांव में रोजगार के साधन बढ़ाने पड़ेंगे, गांव में सुख सुविधाएं के लिए बढ़ाना। पंचायत राज को आप मजबूत करोगे तो हम हर क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो साफ सफाई का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अगर पंचायत में आप पंचायत लेवल पर ये सुविधाएं आप अवेलेबल करवाएंगे तो गांव का और देश का विकास होगा। गांव से कई प्रतिभावान लोग निकलेंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई कई नौकरी में, कोई आर्मी में जाएगा, कोई आर्मी कमांडेंट बनेगा, कोई खेलों में भाग लेगा। तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करता, जहाँ तक आपको जैसे मालूम है कि 70% लोग हमारे देश की गाँव में निवास करती है, तो उस 70% का अगर हम 40% लोगों को भी ध्यान दें तो हमारा देश बहुत आगे तरक्की कर सकता है। वर्तमान सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो गाँव पर, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस पर ध्यान दे। और इसका सरपंच, ग्राम पंचायत जो वहाँ की लोकल जो मेन खड़ी होती है, उससे आप ज़्यादा उनको इस बात से उम्मीद तभी रखे, उनको आप अधिकार दें। सरपंच साहब, गांवों में और शहरों में सफाई में क्या अंतर है, क्या असमानता है और उसको आप किस प्रकार पाट पा रहे हो? देखिए, गाँव हो, पंचायत स्तर हो, नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद हो, वहाँ पे सफाई को लेकर काफ़ी नगर पालिकाएं, नगर परिषद लेकर वो एक्टिव रहती है। लेकिन गाँव ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर एक्टिवता नहीं दिखाती है। वहाँ पर केवल सफाई के लिए लगभग सालाना 50,000 रुपये से ज़्यादा बजट सेक्शन नहीं करती है। तो फिर भी मैं यही कर रहा हूँ कि मैं मेरे से अपन पंचायत की बताता हूँ आपको। मैंने अपने स्तर पर पंचायत के स्तर पर गांव में एक कचरा गाड़ी लगा रखी है, तो सुबह वो पूरे गांव में घूमती है, कचरा उठाती है, घर घर जाती है, आवाज़ लगाती है, और कचरा अलग जगह, अलग मतलब जहाँ पे खाली जगह पे उठ के आती है। इससे गाँव को काफ़ी फायदा मिल रहा है। अब उसमें भी क्या बताऊँ आपको, मैं 6,000 रुपये हम ग्राम पंचायत के द्वारा उसको देते हैं। उसमें से 3,000 रुपये मैं अपने जेब से देता हूँ, मैं अपने घर से देता हूँ। 9,000 रुपये में वो गाड़ी लगा रखी। और इससे अलावा कई लोग, वो गांव वाले भी हमारे कई सतर्क है, कई जागरूक है, कई महिलाएं जागरूक है, उनको 10 20 50 रुपये उसको ऐसे भी देती थी। तो मैं सफाई को लेकर ये कहना चाहता हूँ, सरकार की जो सुविधाएं नगर पालिका में, नगर निगम में होती है, वो सुविधाएं अगर बड़ा कोई गाँव हो, कस्बा हो, तो उसमें भी ये सुविधाएं चालू होनी चाहिए।
इसके अलावा मैं राजस्व मंत्री श्री दिलावर जी से कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने भी आदेश निकाला था और मैं उनकी आदेश की समर्थन करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने निकला था कि जितनी भी चारागाह भूमि है, आवासीय आबादी भूमि है, सिवाय गैर मुल्की जमीन, उस पर कोई कब्जा कर रखा है तो उस कब्जे को हटाया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा हमें जो अधिकार उन्होंने दिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत समर्थन करता हूँ। क्योंकि पिछले साल हमने भी, हमारे शाहपुर में चारागाह भूमि है 1845 बीघा, तो हमने उनका चारागाह का अतिक्रमण हटवाया था। चारागाह के अतिक्रमण हटा के पूरी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया था। तो करीबन 10 किलोमीटर तक हमने मेटबंदी करवा दी। जो गांव के बाहर चारागाह भूमि थी, उसकी चारों तरफ हमने मेटबंदी करके अतिक्रमण को मुक्त करवाया था। आगे जो अंदर की रह गई, तो अगर जैसे हमने पंचायत राज मंत्री महोदय दिलावर जी ने अभी आदेश निकाला है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आदेश निकाला है तो उसमें और सतर्कता बरते और प्रशासन को इस बात में जागृत करे, एक्टिव करे और हमें पूरा समर्थन करे। हम ये अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है। और जो भी इसमें थोड़ी एक दिक्कत आती है, पंचायत राज विभाग मंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि जो जब हम अतिक्रमण हटाते हैं या कोई चारागाह की मेटबंदी करते हैं, उसका अलग से ग्राम पंचायत को कोई फंड नहीं मिलता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से स्वीकृति हमें मिलनी चाहिए। ये भी माननीय मंत्री मोदी से मैं निवेदन करता हूँ। ये थे राजकुमार सैनी, सरपंच साकून, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या है कि जब तक देश मजबूत नहीं माना जाता, जब तक कि उसकी नींव, उसके गांव मजबूत न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका के पास पैसा आया, तो अमेरिका ने अपने गांव में बुलडोजर फिर बनी और उन गांवों का दोबारा विकास किया। आज अमेरिका के हर गांव में हेलीपैड है और छोटा सा एक हवाई पट्टी है, स्कूल है, कॉलेज है और सारी सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि सिनेमा घर भी हैं और अच्छी व्यवस्था है आवागमन की। ऐसे ही भारत अब खड़ा हो रहा है, और जब अब खड़ा हो रहा है तो उसे मजबूती से निचले स्तर तक लागू करना होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सत्ता के ताकत को हर सरपंच तक पहुंचाना होगा। सरपंच को अधिकार देने होंगे। आज इन्होंने बताया, बहुत बड़ी मजबूत बात कही है कि किसी स्कूल में, डिस्पेंसरी में कोई कर्मचारी नहीं आता है तो सरपंच को मालूम होता है, लेकिन देखने के अलावा सरपंच के पास कलम में कोई ताकत नहीं है। जनता को ताकत दें और सरपंच को मजबूती दें, और सरपंच को कम से कम 4 सीट देने का या कोई रजिस्टर में एक निशान लगाने का, लाल शाही का निशान लगाने का अधिकार हो, ताकि उस आधार पर उस अनुपस्थित रहने वाले या अव्यवस्थित तरीके से काम करने वाले कर्मचारी को अंकुश में लाया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए और देश का विकास किया जाए। हम जुड़े रहेंगे, शीघ्र ही एक और ग्राम पंचायत में लेकर चलेंगे। ग्राम स्वराज्य मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय।